हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मेरा नाम संतोष यादव और आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लर्न विद संतोष पर। जैसा कि हम लोग ने पिछले लेक्चर में देखा था, कुछ बोर्ड एग्जाम्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अलजेब्रा के थे पहले चैप्टर के, मैंने आपको बताया था। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे करते हैं। अगर आप उतना भी करके जाते हो ना तो पहले चैप्टर का आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एकदम आराम से आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट है भैया, उसमें बड़े आराम से आप अपना नंबर ला सकते हो। तो दूसरे चैप्टर, आज हम दूसरे चैप्टर की बात करते हैं जिसका नाम है वर्ग समीकरण है। क्या है? वर्ग समीकरण। इस चैप्टर से भी आते हैं। हमारे पास अलजेब्रा के टोटल 6 चैप्टर हैं, हमको सब कवर करना है। तो आज मैं दूसरे चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दूंगा जिसको करके आप और अच्छा पेपर में कर सकते हो बोर्ड एग्ज़ाम में। जिन बच्चों की तैयारी नहीं हुई है उन बच्चों के लिए काफ़ी बहुत अच्छा रहेगा कि इसके इतना भी अगर करके जाएं तो बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते आए हैं और पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, पहला क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में से वर्ग समीकरण है, कौन सा वर्ग समीकरण है आपको ये बताना है। ठीक है, तो निम्नलिखित कौन सा वर्ग समीकरण क्या होता है? वर्ग। वर्ग का मतलब क्या समझ में आता है कि 2 का गुणा 2 से कर रहे हैं, जो 2 का गुणा 2 से कर रहे हैं, ये हम क्या निकाल रहे हैं? वर्ग निकाल रहे हैं। किसका वर्ग निकाल रहे हैं? 2 का। 2 का वर्ग कितना होता है? 4। तो इसमें वर्ग समीकरण, वर्गों का समीकरण बताना है। ठीक है, इसका मानक रूप क्या होता है? वर्ग समीकरण का मानक रूप ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये इसका क्या है? मानक रूप है। इस रूप में होना चाहिए तो हम कहेंगे कि हाँ भाई ये वर्ग समीकरण है। अगर इस रूप में नहीं है तो हम बोलेंगे ये वर्ग समीकरण नहीं है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण है 5/x - 3 इक्वल टू x। ठीक है, तो आप चारों को कंपेयर करिए कि पहला क्या दिया है, दूसरा क्या बोल रहा है, तीसरा क्या बोल रहा है, चौथा क्या बोल रहा है। कि अगर आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है, अगर आपको यहाँ पर बनाना है तो क्या करोगे आप? पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पर x है, इसका गुणा करोगे। तो जब x इसका गुणा करोगे x कट जाएगा तो बचेगा क्या? 5 में से 3 चले जाएगा, बचेगा आपके पास 2, मतलब x - 2 बचेगा, जो कि एक वर्ग समीकरण नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी x से आप गुणा करोगे तो घन में चले जाएगा भैया। बिल्कुल सेम b के साथ भी वही सेम हो रहा है। ए भी घर में चलेगा कि x का मल्टीप्लाई अगर x से करोगे तो x स्क्वायर हो जाएगा और 5x हो जाएगा। ठीक है, तो ए भी मतलब मल्टीप्लाई होगा, ये भी घर में चले जाएगा। बचेगा सिर्फ अपने पास c का ऑप्शन है कि c को अगर हम सही करते हैं तो 2 - 2n - n प्लस n -1 इक्वल टू 0। ये उस समीकरण को बिल्कुल सही तरीके से दर्शाता है। तो हमारा पहला वर्ग समीकरण क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। सी को हम बोलेंगे, जो हमारा सी का जो आंसर दिया गया है, क्या आंसर है? n - 1। ठीक है, सी का क्या, और ये सी जो है ना अपना रेखीय समीकरण है। ठीक है, तो रेखीय समीकरण ही वर्ग समीकरण में माना जाता है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन अपना ये सॉल्व हो गया। दूसरे क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, आपको ये बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग समीकरण नहीं है, आपको ये बताना है। आप पहले चारों नंबर को देख लो कि x स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस x का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर x स्क्वायर इक्वल टू 4x, 5x स्क्वायर इक्वल टू 90, और d वाला देखो, हमको चारों को बताना वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं है तो इसको चारों में से कैसे पता करेंगे कि भाई ये वर्ग समीकरण नहीं है? आपको मैं पहले बता दिया कि वर्ग समीकरण का मानक रूप क्या है। ठीक है, सबको मालूम है मानक रूप उसका बताया, ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये वर्ग समीकरण है या नहीं है आपको ये बताना है। तो दूसरे में हम देखेंगे ना, तो सब पहला करते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस इतना है। ठीक है, बस अगर हम x को, ये वाले x को इस साइड लेके आते हैं, ठीक है, तो जब इससे क्या हो जाएगा? ये माइनस होगा, माइनस होते दोनों खत्म, बचेगा अपने पास 4x इक्वल टू 1 बचेगा, 11 बचेगा। ठीक है, जो कि इस समीकरण को सही नहीं बताता है। लेकिन दूसरा देखो, एक्स स्क्वायर माइनस, मतलब अगर इसको आप ऐसा करते हो तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये समीकरण को दर्शा भी रहा है कि हाँ भाई ये वर्ग समीकरण है। अपना ये भी वर्ग समीकरण बन जाएगा और अपना ये भी वर्ग समीकरण के लायक है। ठीक है, बट पहला नहीं है तो क्या हो जाएगा? ए। यहाँ क्या आएगा? ए एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल टू 11 प्लस x। ठीक है, अपना पहला जो है ये वर्ग समीकरण नहीं है, अपने को ये बताना है। ठीक है, तीसरा देखते हैं, x का स्क्वायर प्लस 10x - 7 इक्वल टू 0। इस वर्ग समीकरण के लिए ए बी सी का मान क्या है? ठीक है, इस समीकरण के लिए क्या बताना है? ए बी सी का मान क्या है? तो पहले ये चीज समीकरण आप लिख लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 10x
-7 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ए बी सी, ए जो यहाँ पर कुछ नहीं मानते हैं ना, जहाँ कुछ नहीं रहता x के साथ वहाँ 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? 1। तो ये नीचे का वैल्यू a होता है, ये हमारा b होता है और ये हमारा क्या होता है c। तो a हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और b हमारा क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और c हमारा क्या हो जाएगा -7 हो जाएगा। आपका ये वैल्यू हो जाएगा कि a बराबर 1, b बराबर 10 और c बराबर -7। आपको इतना बताना है। जब कोई पूछे कि a b c का मान ज्ञात करो तो ऐसा आप निकाल के उसको बता सकते हो। देखिए बहुत इजी होता है ये बताना। अरे पेपर में आता है और आप इजी करके जाओगे ना तो ये चुटकी पास हो जाओगे यार, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है बोर्ड एग्जाम्स। और आप अकेले नहीं दे रहे हो, मैं भी आपके साथ हूँ, मैं हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध हूँ। ठीक है, तो आप इसको ऐसा करिए, बड़े आसानी से निकल सकते हो। ठीक है, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन जो मैं अभी बता रहा हूँ, क्योंकि मोस्टली क्या होता है बच्चे तो जो 2 नंबर 3 नंबर के वो कर जाते हैं, 1 नंबर वाले में ज़्यादा फंस जाते हैं। अरे तो मैं तो किया ही नहीं था, ये कैसे आ गया। तो इसके लिए इसको भी आना बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। जो हमारा चौथा क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित समीकरणों को मानक रूप में लिखो। देखो अभी पहला भी वही किया था, तीसरा सवाल भी हमारा मानक रूप था, ये भी हमारा मानक रूप है। तो मानक रूप क्या होता है? x - 3 इक्वल टू x है। ठीक है, पहले तो इसको आप सही रूप दे दीजिए। क्या कर दीजिए? पहले इसको आप सही रूप दे दीजिए। सही रूप मतलब आप बोलोगे भैया पहले समीकरण को सही तरीके से बना लीजिए, तो मैं बोलूँगा बना लो भैया। x ये प्लस में, यहाँ किस में आएगा? माइनस में, और ये जो अपने आप यहाँ पहले से 3 है ये 0 हो जाएगा। तो हमारा जहाँ कुछ नहीं वहाँ क्या मानते हैं? 1 हो गया। b बराबर, यहाँ भी कुछ नहीं, 1 हो जाएगा। और c बराबर क्या होता है? -3। ये आपका पहला वाला हो गया, मानक रूप आपने निकाल दिया। a का वैल्यू 1, b का वैल्यू -1। ठीक है, क्योंकि -1 हो जाएगा और c का वैल्यू -3। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आ गया कैसे निकाले। दूसरा देखते हैं, a का वैल्यू 2 देख लो, अब b का वैल्यू -5 और c का वैल्यू 7। सिंपल है ना, c b जो भी अपना यहाँ से निकाल के आप इसको दिखा सकते हो। बहुत इजी है, एक एक नंबर 2-2 नंबर में सवाल हमेशा बोर्ड्स एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आई आप लोग को ये अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगर फिर भी कहीं कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या बोलता है? समीकरण m का क्यू माइनस m का स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 समीकरण है या नहीं, सा कारण बताइए। भैया मैं पहले बोला था कि वर्ग समीकरण अगर होगा तो इस मानक रूप में आएगा, किसमें? वर्ग में। ठीक है, ये अपना मानक रूप है इसका वर्ग समीकरण का, कि वर्ग रहेगा, यहाँ 1 रहेगा, यहाँ 0 रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा, आपका पहले बता रहा 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, ये वर्ग समीकरण का रूप नहीं देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ लिख सकते हो कि दिए गए, ठीक है, दिए गए समीकरण में वर्ग तो कहीं आ नहीं रहा है स्टार्टिंग समीकरण में, चारांक जो अपना चारांक कौन सा है? यम का अधिकतम कितना हो रहा है? यम का अधिकतम, ठीक है, यम का अधिकतम घात 2 नहीं है, बल्कि हमारे पास 2 होना चाहिए, तभी हम बोलेंगे ना कि वर्ग समीकरण 2 नहीं है। ठीक है, 2 नहीं है, इसीलिए यह वर्ग समीकरण नहीं, इसीलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है, इसीलिए यह वर्ग समीकरण नहीं है। ठीक है, अब आप लोग को इतना समझ में आ रहा होगा। मैं पहले बोल चुका, अगर इस रूप में रहेगा तभी हम वर्ग समीकरण बोल सकते हैं। ठीक है, आगे 2 होना चाहिए, अब यहाँ पर तो नहीं है, ये m के साथ क्यों आ जा रहा है, तो ये वर्ग समीकरण नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते, निर्धारित करो कि यह वर्ग समीकरण 2m स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0 का हल है या नहीं, इसका जांच कीजिए। ठीक है, तो पहले आप लिख लो। ठीक है, आपके पास सवाल क्या है? 2m का स्क्वायर माइनस 5m इक्वल टू 0। ठीक है, पहले LHS लगा लो। ठीक है, क्या हो जाएगा? 2m का स्क्वायर माइनस 5m, ये आपका हो गया। ठीक है, इसमें आपको बताना है, पहले क्या बोला है कि 2 है, तो एक काम कीजिए, m की जगह 2 रखने पर क्या रख रहे हो आप? m की जगह 2 तो रखो। चलो 2 का स्क्वायर हो जाएगा और ये कितना है? 5 है, गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 इसका स्क्वायर कितना होता है? 4 हो जाता है, 2 गुणे 4 माइनस 5 दूनी 10, यहाँ करो 2 चौका 8 माइनस 10, 2 चौका 8 माइनस 10, कितना हो जाएगा? आंसर में आएगा कि -2। कितना आएगा? -2। और ये बोलता समीकरण का हल है या नहीं है, ये बताने के लिए हमको 0 होना चाहिए। तो ये भी देखो, LHS बराबर इज नॉट इक्वल टू RHS, ऐसा दिखा दो। और 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है,
जो 2 आपका यहाँ दिया गया है इस समीकरण का हल नहीं है, 2 दिए गए समीकरण का हल नहीं है। ठीक है, क्योंकि आंसर आ जा रहा -2 आ रहा, बराबर नहीं हो रहा। अगर 0 आ जाता तो बराबर हो जाता। ठीक है, तो आपका ये बराबर नहीं हो रहा, सुटेबल नहीं आ रहा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ पढ़े और 7th क्वेश्चन की तरफ आप कीजिएगा। गुणनखंड विधि, ये सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, ये आता है पेपर में बहुत ज़्यादा। अब बच्चे इसमें फंस जाते हैं, भैया गुणनखंड कैसे निकालें, क्या करना पड़ता है गुणनखंड निकालने के लिए। तो बहुत ही ईजी है, कुछ ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता है, बस थोड़ा सा इस पर ध्यान देना है कि कैसे निकालते हैं। और हम देखते चलो गुणनखंड विधि। पहला सवाल लिखा हुआ है x² + 8x + 15 इक्वल टू क्या बोला गया है, इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले आप इसकी तरफ ध्यान दीजिए कि क्या बोल रहा है। पहले समीकरण को बिल्कुल सेम उतारिए, देखते हैं हल करते हैं कैसे होता है लाला। चलो, x² + 8x + 15y इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले देख लीजिए x का स्क्वायर लिख लीजिए। ठीक है, +15। अभी इसको करना है। ठीक है, इसको देखिए, आपको कोई एक ऐसा 2 नंबर लेना है जिसको जोड़ने या घटाने पर हमको 8 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमको 15 भी मिल जाए। ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं अरे 8 तो भैया आ जाएगा, 5 और 3 को कर देते हैं। ठीक है, चलो 5 और 3 को कर दिया। 5 और 3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिल जा रहा है, 15 मिल जा रहा है, जो हमको इसको सुटेबल बना दे रहा है। ठीक है, हमको इस तरीके का लेना, ऐसा कोई भी नहीं लेना है कि 4 का ले लेते हैं भैया, 4 × 4 कर देंगे हो जाएगा 8। 4 × 4 नहीं करना है। ठीक है, 5, क्योंकि 4 × 4 करोगे तो आपका 16 आएगा, 15 नहीं आएगा। ठीक है, तो दोनों में फ़र्क आएगा, तो दोनों को ध्यान में रखना है। यहाँ पर आप लिखोगे 5x + 3x + 15 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ऐसा आप कर दिए। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन मतलब जो एक जैसा है, तो बोलोगे x, भैया x कॉमन आ रहा तो x लिख लो, x + 5 हो जाएगा क्योंकि 1 का इससे जाएगा भाग। तो अब ये दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में कॉमन 3 होगा, क्या होगा 3x। ठीक है, और 3x और 3 का पहाड़ा 5 बार पढ़ते तो कितना था 15, मतलब भाग देंगे तो 3 × 5 = 15। ठीक है, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा आपका, x यहाँ नहीं रहेगा, माफ कीजिए। तो जब ऐसा आ जाएगा तो आप क्या लिखोगे, पहला x + 5 समीकरण बनाओ, x + 3 कुछ इस हिसाब से आपका बनेगा। ठीक है, इस हिसाब से आपका बनेगा ना। अब इसको 2 में दिखाना है, एक तो प्लस अथवा माइनस में। ठीक है, तो जब प्लस अथवा माइनस में दिखाओगे तो क्या देगा, x + 5 इक्वल टू 0 या x + 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x + इक्वल टू, ये प्लस में आएगा, किस में जाएगा, माइनस में हो जाएगा, या और ये जो आपका प्लस में है ये किस में दर्शा देगा, माइनस में। बस आपको इतना बस इसको करना है, बहुत इजी था, कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं किए। ठीक है, गुणनखंड, खंड का मतलब ये होता है कि उसको काट देना, बांट देना, खंडन कर दो उसका। ठीक है, तो हम लोगों ने कर दिया, 5 × 3 कर दिया, 15 हमको मिल गया। हमारा जिससे समीकरण सुटेबल बनता है हम लोग ने उससे बना दिया। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आएगा गुणनखंड विधि कैसे हल करते हैं। अभी हमारे पास इसके 2 और सवाल हैं, तो उसमें थोड़ा और ज़्यादा आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, x² - 15x + 54 इक्वल टू 0। क्या बोल रहा है, +54 इक्वल टू 0। तो अब ये चीज़ देखिए कि कैसे आ रहा है। तो पहले हमको क्या करना है, -15 का जुगाड़ करना है। किसका, -15 का। अब किससे होता है कि ये दोनों को बराबर मिल जाए, दोनों इसी संख्या मिल जाए, तो दोनों को इसको बराबर कर दे और प्लस हमारा 54 भी उसका मल्टीप्लाई करने में हमको मिल जाए। ठीक है, तो कोई सी संख्या होगी, आप जैसा जोड़िए, देखिए दिमाग लगाइए अपना भाई कि कौन सा ऐसी संख्या हो सकती है जिसको बराबर हो जाए। बच्चे यहीं पर फंसते हैं कि नहीं आता, मुझे तो मालूम है कौन सी हो सकती है। ठीक है, देखिए आप कैसा होता है कि टेबल 9 के टेबल में आता है 54, 9 × 6 = 54 और 9 और 6 को जोड़ने पे भी हमको 15 मिलता है। ठीक है, दोनों मिलता है, 9 × 6 = 54 होता है, 9 × 6 54 मिल रहा है, दोनों को जोड़ने पे 15 भी मिल रहा है। ठीक है, दोनों को जोड़ने पे 15 भी मिल जा रहा है, दोनों का गुणा करने पे 54 भी मिल जा रहा है, मतलब ये समीकरणों को सुटेबल बिठा रहे हैं। ठीक है, समीकरण एकदम बराबर बैठ रहा है ये। तो हम जब समीकरण बराबर बैठ रहा है, लेकिन कंडीशन है, देखो आगे माइनस दे दिया है, माइनस दे दिया। आप बोलोगे भैया ये तो प्लस में है, इसको माइनस में कैसे किया जाए, तो माइनस में करने के लिए हम दोनों के आगे माइनस डाल देंगे, सिंपल है, बड़ी संख्या के आगे माइनस, इसलिए वहां पर क्या लग जाएगा, माइनस। तो बिल्कुल सेम, चलते हैं देखते कैसा हुआ है। ठीक है, तो x का स्क्वायर कर दो
ठीक है, -9x -6x प्लस 54 इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन है x आ जाएगा, x हो जाएगा -9 हो जाएगा, ठीक है, एक है तो यहाँ आएगा -6x, 6 नवैया 54, 6 नवैया क्या हो जाएगा 54, तो कितना हो जाएगा x -9 इक्वल टू 0 प्लस -9 होता है। यहाँ कर दोगे आप x -9 इक्वल टू 0 या फिर, ठीक है, माफ़ कीजिए अभी तो यहाँ पर ऐसा रखिए बराबर, ठीक है, और x -6 इक्वल टू 0। अभी दोनों समीकरण को आप अलग कर दीजिए कि x -9 इक्वल टू 0 या फिर x इक्वल टू -6 इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों में क्या हो जाएगा, ये माइनस में, यहाँ आएगा तो किस में जाएगा प्लस में, ठीक है, और वहाँ पर वो क्या है, वो भी माइनस में है, तो यहाँ किस में जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। ये अपना क्या हो गया आंसर दूसरे समीकरण का, ठीक है, x इक्वल टू 9 या फिर x इक्वल टू 6, ठीक है। आई होप आप लोग को अभी धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि गुणनखंड विधि कैसे कर रहे हैं। अगर नहीं आ रहा होगा तो फिर भी आप कमेंट में कुछ भी डाउट रहेगा तो मुझे बता सकते हो। इसका अगर गुणनखंड में ज़्यादा डाउट रहेगा तो हम लोग इसके ऊपर एक स्पेसिफिक क्लास लेके आ जाएंगे, ठीक है, अलग से सिर्फ गुणनखंड के बारे में ही बताएगा। नेक्स्ट देखते हैं x का स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल टू 0। अभी एक्चुअली कैसा होता है ना कि अभी हमारे को उतना टाइम नहीं है कि हम सेकंड चैप्टर को इतना ज़्यादा डीप में समझ सकें, क्योंकि हमारा एग्जाम है और नेक्स्ट मंथ ही हमारा एग्जाम है। जितनी जल्दी हो सके हम लोग को उतनी जल्दी इसको कवर करना है और सीखना है, और जितना कम में हम अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं हमको वो चीज़ देखना है। तो इसके लिए हम सारे सवाल कर रहे हैं, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन का x का स्क्वायर प्लस x -20 इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या हो रहा है अभी यहाँ पर तो 1 आ रहा है। अब बोलोगे भैया यार यहाँ तो फंसा दिया आप, यहाँ तो 1 आ रहा है और दोनों करना है, -20 भी हो जाना चाहिए, तो कैसे करेंगे बताओ। मैं बोलूँगा हाँ यार ये सवाल तो बहुत गड़बड़ आप कर रहे हो कि यार 1 भी लाना है, लेकिन इसके लिए कई सारे ऑप्शन है यार। ऑप्शन ये है कि अगर हम 5 का गुणा 4 से करते हैं तो हमको 20 भी मिल जाएगा, सिंपल है, और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 भी मिल जाएगा। कितना आसान था, दोनों को गुणा करते हैं तो 20 भी मिल रहा है और दोनों को माइनस करेंगे तो 1 भी मिल रहा है। हमको जो चाहिए हो तो हमको मिल जा रहा है ना, इससे तो दिक्कत ही नहीं हो रही कहीं भी, ठीक है। तो सवाल को कर देंगे, x का कर दो, कितना हो जाएगा 5x -4x इक्वल टू -20 इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आएगा। दोनों का कॉमन ले लो, कॉमन आप लोग तो क्या हो जाएगा x + 5 -4x -5, 4 × 5 = 20 आ जाएगा अपना, सुटेबल बिठा रहा है। तो x + 5 x -4 इक्वल टू 0, अभी इसको साथ में ले लिए। अभी दोनों का कर दो, x + 5 इक्वल टू 0 या x -4 इक्वल टू 0। ये प्लस में, इसका जाएगा तो किसमें जाएगा माइनस में, क्योंकि जब पक्षांतर करते हो तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, आपका ये दोनों हो जाएगा आंसर। x -5 x इक्वल टू -5 या फिर x इक्वल टू 4, हमको दो समीकरण के इसके मूल मिल चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। आए हम लोग को गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो गई होगी। ये क्वेश्चंस आपको 2 नंबर में बोर्ड एग्जाम में मिलते हैं, ठीक है। यदि वर्ग समीकरण के x का स्क्वायर -10x + 3 इक्वल टू 0 एक मूल x बराबर 3 हो तो, अब देखिए x का वैल्यू हमको यहाँ दे रहा है, ठीक है। x का वैल्यू क्या हमको दे रहा है यहाँ पर, तो पहले आप ये लिखिए कि x स्क्वायर -10x + 3 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर आप ले सकते हो x बराबर 3 रखने पर, हमको पहले दे दिया x बराबर 3 रखने पर, तो चलो जब x बराबर 3 रखे तो k x का, माफ़ कीजिए x का क्या रख दोगे आप 3, क्या रख दोगे 3, और 10 × 3 है प्लस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। आई होप आप लोग को यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9, तो 9 के स्क्वायर हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि इसका भी हो रहा है, माफ इसका स्क्वायर नहीं रहेगा, ठीक है। इसका तो हम लोग ने निकाल दिया, तो 3 का 9 हो गया, और 9 का मल्टीप्लाई कैसे करिए तो 9 क्या हो जाएगा, 10 का गुणा 3 में करोगे 30 हो जाएगा, और प्लस 3 आ गया अपने पास, ठीक है। अभी 9 के तो नहीं कटेगा, जाएगा भाग, घटेगा भी नहीं, तो इस दोनों घटा दो। 9 के बड़ी संख्या का आगे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और 27 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग को समझ में आ रहा हो कैसे हो रहा है 27 आएगा। अभी इसको क्या करो, 27 तो हो गया अपने पास, मिल गया, 9 के अपनी जगह पे है, ये प्लस में माइनस में, तो किसमें जाएगा प्लस में, ठीक है।
पक्षांतर करते हैं तो साइन बदल जाता है। k बराबर 27/9, 9 कम 9, 9 त्रिका 27, मतलब 9 त्रिज्या 27। और कितना इजी था आपका, देखिए आसानी से आ गया। आपको पूछा k का मान बताइए, k का मान भाई 3 होता है, लिख के रख लो, क्या दिक्कत है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा यहाँ तक का कि कैसे हम लोग ने किया है। हम लोग ने आधा पोर्शन खत्म कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या बोलेंगे, विवेचक का जो सवाल होता है हम उस पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विवेचक की सहायता से वर्ग समीकरण 2x² - 5x + 7 = 0। ठीक है, इतना आया। आपको उसका मूल रूप निर्धारित करके बताना है। क्या बताना है, मूल रूप। अभी देखिए मूल रूप मतलब क्या, हम लोग तो विवेचक निकाल लेंगे, मूल रूप है कि ये वास्तविक है या नहीं। तो सबसे पहला आपको काम इसमें क्या करना है, बार बार पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, पहले लिख लो 2x - x + 7 = 0 को कौन से मानक स्वरूप, इसका मानक रूप मैंने पहले बता दिया कि a है। ठीक है, 0 से तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर, क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, अभी आप देखिए a का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, अपना 2 हो जाएगा, b का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और c का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। आई होप आप लोग को इतना समझ में आएगा। अभी डेल्टा, इसको क्या बोलते हैं, विवेचक बोलते हैं। ठीक है, विवेचक, इसका फॉर्मूला क्या है, -4ac। अब b का वैल्यू तो आपके पास है -5 है, अब 4 का ही वैल्यू, a का वैल्यू है 2 है, और c का वैल्यू 7 है। ठीक है, 5 का जब वर्ग निकालेंगे तो कितना होता है, 25 हो जाता है। ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, 4 दूनी 8, 8 सते 56, 8 सते कितना होता है 56। बड़ी संख्या का क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 56 में से 31, कितना बचेगा 31। तो जब 31 अपने पास बच रहा है तो इसको क्या दिखाओगे, ये जो समीकरण है इस आपके पास इसके 3 नियम आपके वो मिलते हैं। ठीक है, जो सुटेबल है, ये डेल्टा ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो जब ऐसे समीकरण मिलते हैं तो क्या होता है, ये वास्तविक नहीं है। क्या है, यह वास्तविक नहीं है, नेगेटिव साइन में आता है तो कभी भी वास्तविक नहीं होता है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, वास्तविक नहीं है, वास्तविक अवास्तविक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, पेपर में। अगर आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे हो रहा है, फिर भी थोड़ा सा ध्यान दोगे तो और अच्छा हो सकता है। ठीक है, वर्ग समीकरण ज्ञात करो जिसका मूल -3 और -7 हो। ठीक है, वह वर्ग समीकरण ज्ञात करो जिसका मूल -3 और -7। देखो कभी कभी जब भी आप पढ़ते हो ना तो पहले तो क्वेश्चंस को अच्छे से रीड कर लिया करो। ठीक है, क्वेश्चंस में ही हमारे आधे सवालों के जवाब मिल जाते हैं। ठीक है, अभी जो मूल 3 दे दिया गया ना, यहाँ सॉल्यूशन डाल देते हैं, लिखते हैं, चलो। ठीक है, मूल दे दिया ना तो माना, पहले मान लो अल्फा। ठीक है, अल्फा माइनस अपना कितना हो गया, -3 है, तथा बीटा = -7 अपने को 2 मिल चुका है। अब क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर, अल्फा प्लस बीटा -3 प्लस -7 = कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस, बड़ी संख्या का माइनस होगा तो कितना आएगा, -10 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ देंगे, अल्फा इंटू बीटा कर दो, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो =-3 इंटू -7 कितना है, 3 सते 21। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा अल्फा बीटा में। ठीक है, अभी देखिए, अभी हमको इसका एक सूत्र लगाना है। ठीक है, फॉर्मूला लगाना है जिसको बोल सकते हो कि अभिष्ट वर्ग है। तो इस प्रकार से सूत्र मिला है इसका, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0, ये फॉर्मूला अपना। ठीक है, बुक में दिया। अभी x का वैल्यू तो अपने पास नहीं है। ठीक है, तो x बिल्कुल सेम लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू अपने पास है, कितना है, -10 है, x का वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा का ही वैल्यू अपने पास, दोनों वैल्यू अपने पास है। ठीक है, ये बिल्कुल सेम लिख दो, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस =21 = 0। ठीक है, अभी ये हमारा, हमको जो चाहिए हमारा ये आंसर हो गया है, हमको यही बताना है। ठीक है, कि इसका मूल है, इसका वर्ग समीकरण तैयार कीजिए, अपना इसका वर्ग समीकरण हम लोगों ने तैयार कर दिया है। आई होप आप लोग बहुत इजी था, आप लोग को समझ में आया होगा कि कैसे वर्ग समीकरण इसका बनाए हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या बोला है, यदि वर्ग समीकरण 5m, अभी तक हम जितने भी सवाल किए ना बच्चों, सारे सवाल 1 नंबर और 2 नंबर में ही पूछे गए, ठीक है। जो हमारा 3 नंबर का सवाल है, जो 4 नंबर में पूछ सकता है, वो अभी हम लोग ने सॉल्व नहीं किया है, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, यदि वर्ग समीकरण 5m का स्क्वायर प्लस 2m प्लस k इक्वल टू 0 का मूल -7/5 हो तो k का मान ज्ञात करना है। इसमें भी देखिए k का मान, इसके पहले x का निकाले हैं, एक क्वेश्चन में हम लोग ने k का मान निकाल भी चुका था, अभी फिर वापस से हमको यहाँ पर k का मान निकालना है। तो बिल्कुल सेम तरीका अपनाएंगे, ठीक है, कुछ भी बदलना नहीं है भाई, बिल्कुल सेम तरीका कि चलो पहले लिख दो बिल्कुल सेम, ठीक है, 2m प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। उसकी जगह क्या बोला है, यम की जगह क्या रखना है, आपको बोला है कि यम की जगह रख दो भैया माइनस रखने पर, ठीक है, इतना रखने पर रख दिए। अब बिल्कुल सेम लिखो कि 5 इंटू 7 इंटू यम, इसका क्या है, वर्ग है, ठीक है, प्लस, ठीक है, 2 इंटू ऐसा इसको आप लिख दिए प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है। अब फिर जाओ 7 सते 49 हो जाएगा, वर्ग निकाल लो ना आप, 7 सते 49 और 5वां 25, ठीक है। जब 49 होएगा 25, देखो ऐसा हो सकता है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, ये तो बिल्कुल अपना ही मानक स्वरूप अपना बनाए रखेगा, जैसा है वैसा, ठीक है। अभी इसको ऐसा ही रहने दो, प्लस के इक्वल टू 0, 5 एकम 5, 5वां 25, 49/5 ऐसा हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस होता है, और ये देखिए ऊपर गुणा नीचे डिवाइड, ठीक है, ऊपर गुणा होता है, नीचे क्या होता है, भाग होता है। तो ऊपर जब गुणा करोगे 2 सते 14, अरे अपनी जगह पे रहेगा, प्लस के जब नीचे का जो हमारा होता है ना अंश और हर मिलाते ना, नीचे का जब सेम होता है तो क्या होता है, देखिए 49 माइनस 14 एक बार लिखते हैं, क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, प्लस के इक्वल टू 0। तो जब दोनों को आप कर दोगे के इक्वल टू 0, ठीक है, तो कितना बचेगा आपके पास, 49 से 14 का 35/5 प्लस के इक्वल टू 0, ठीक है, 35/5 प्लस के इक्वल टू 0। तो 35 को डिवाइड करो, 5 एकम 5, 5 सते 35, कितना जाएगा 7 प्लस के इक्वल टू 0, ऐसा हो जाएगा। अभी के तो अपनी जगह पे रहेगा, ये प्लस में, इस साइड जाएगा, किस में जाएगा, माइनस। तो के का वैल्यू कितना आ जाएगा, -7, कितना आ जाएगा, -7। आई होप आप लोग को समझ में आएगा कैसे आ रहा। अगर फिर भी कहीं को डाउट वगैरह रहेगा तो आप बता दीजिएगा, लेकिन सवाल बहुत इजी है, 2-2 नंबर में हमेशा पूछे गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऐसा बॉक्स आता है भरने के लिए कि भाई बॉक्स भर के हमको दीजिए। तो क्या बोला है, वर्ग समीकरण ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित पूर्ण कीजिए। पहली चीज तो ये बोला कि मैं एक वर्ग समीकरण हूँ, मैं क्या हूँ, मैं एक वर्ग समीकरण हूँ, मेरा स्वरूप लिखिए, मेरा सामान्य स्वरूप। तो आप लोग को बताया था इसका मानक स्वरूप होता है ax प्लस bx प्लस 6 7 c इक्वल टू 0। ये हम लोग ने इसका क्या कर दिया, मानक स्वरूप लिख दिया। अब इसका बोला है कि मेरे मूलों का योगफल, मेरे मूलों का योगफल। अभी देखो एक तो आपको दिया है कि मेरे मूल 3 तथा 4 है, दूसरा मेरे मूल का योगफल, दोनों को जोड़ने पे कितना होता है, 7 हो जाएगा, और दोनों को गुणा करने पे, योगफल बोला मतलब जोड़ना है, क्या करना है, जोड़ना है, और जब गुणनफल बोले मतलब गुणा करना है। तो 3 चौक 12, कितना हो जाएगा, 3 चौक 12। अब बोला मेरा वर्ग समीकरण बना दो। वर्ग समीकरण बनाने के लिए आप क्या करोगे, x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 बन गया आपका। देखो प्लस माइनस आपको जो यहाँ सुटेबल लगे लगा सकते हो, ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। ये हमको बोला था वर्ग समीकरण बनाने के लिए, हम लोग ने इसका एक वर्ग समीकरण बना दिया है, जिसका पहले योगफल निकाला फिर गुणनफल निकाला। तो आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कैसे कर रहे हैं इतने सवाल को, और बहुत आसान सवाल है, सारे टफ नहीं है। आज के लिए इतना ही है। हम आज टोटल मिला के 12 क्वेश्चंस को देखे हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस आसान ही थे। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अगर नहीं कुछ भी आपको डाउट रह जाता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसको सॉल्व करा दूंगा। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में रिटर्न आपके लिए वर्ग समीकरण के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, अभी कुछ बचे हुए हैं सेकेंड चैप्टर के, जिसको आप करके बोर्ड एग्जाम में अच्छा कर सकते हो। तब तक आप इतना ये प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताइएगा, और अपना ख्याल रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।